पुराने दुश्मन जो दशकों से एक दूसरे से प्रॉक्सी के जरिए लड़ रहे हों, अचानक आमने सामने आ जाएं। जून 2025 में हमें ठीक इसी सवाल का जवाब मिला, जब ईरान और इजराइल के बीच एक ऐसा सीधा टकराव हुआ जिसने पूरे मिडल ईस्ट को हिलाकर रख दिया। 12 दिनों तक चली इस जबरदस्त लड़ाई के बाद जब धूल बैठी तो सबके जहन में एक ही सवाल था, आखिर जीता कौन? क्या इजराइल ने बाजी मार ली या ईरान एक तरह से विजयी हुआ? लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इस जंग का नतीजा किसी सीधी जीत या हार से कहीं ज्यादा पेचीदा है। कि आग को समझने के लिए हमें पहले उस चिंगारी को देखना होगा जिसने इसे भड़काया था। देखिए, 2024 के अंत तक मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर था। एक ऐसी स्थिति जहां एक छोटी सी भी गलती एक बड़े धमाके की वजह बन सकती थी। माहौल कैसा बन रहा था? एक तरफ ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पूरी तेजी से काम कर रहा था, जो इजराइल के लिए एक बड़ी चिंता थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान का दबदबा इलाके में कमजोर भी हो रहा था। सीरिया में उसका सबसे बड़ा सहयोगी असद शासन गिर चुका था और उसका जो प्रॉक्सी नेटवर्क था, जिसे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, वो भी बिखर रहा था। इजराइल के रणनीतिकारों को लगा कि ये एक मौका है, शायद ईरान पर सीधा हमला करने का यही सही वक्त है। ईरान की सबसे बड़ी ताकतों में से एक हमेशा से उसके प्रॉक्सी रहे हैं, खासकर लेबनान में हिजबुल्लाह। लेकिन इस जंग से ठीक पहले हिजबुल्लाह को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा था। उसने अपने हजारों लड़ाके और बड़ी तादाद में रॉकेट गंवा दिए थे। इसका मतलब साफ था, ईरान की जो फॉरवर्ड डिफेंस स्ट्रैटेजी थी, यानी अपने दुश्मनों को अपनी सरहदों से दूरी उलझाए रखना, वो अब खतरे में थी। ईरान अब पहले से कहीं ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहा था। जंग शुरू हो गई, और ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि दो बिल्कुल अलग मिलिट्री फिलॉसफीज का टकराव था। एक तरफ इजराइल की जबरदस्त एयर पावर और दूसरी तरफ ईरान का विशाल मिसाइल जखीरा। और अमेरिका का प्लान बिल्कुल साफ था, अपनी सुपीरियर एयरफोर्स का इस्तेमाल करके ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के नर्वस सिस्टम को ही तबाह कर देना। वहीं दूसरी तरफ ईरान का पूरा दांव उसकी मिसाइलों पर था। उनका मकसद था एक साथ इतनी मिसाइलें दागना कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम ही बैठ जाए, और वो किसी भी शुरुआती हमले को झेलने के लिए तैयार थे, जिसे वो स्ट्रेटेजिक पेशेंस कहते हैं। 12 दिनों के बवंडर पर नजर डालते हैं, जिसने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। चलिए देखते हैं कि लड़ाई दिन ब दिन कैसे आगे बढ़ी। 13 जून को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के साथ पहला हमला किया, लेकिन ईरान ने फौरन ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 से जवाब दिया। ये एक के बाद एक हमलों का खतरनाक सिलसिला बन गया, और जब 22 जून को अमेरिका ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के साथ इस जंग में कूदा, तो ये लड़ाई एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच गई। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमला करके इसका जवाब दिया, और अगले 12 दिन इसी तरह के हमलों और जवाबी हमलों की गूंज से भरे रहे। इस जंग की सच्चाई ये थी कि इसकी कोई सीमा नहीं थी। मिलिट्री ठिकानों के अलावा न्यूक्लियर प्लांट्स, तेल रिफाइनरीज और यहाँ तक कि अस्पतालों और रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। दोनों ही तरफ से उन नियमों को तोड़ा गया जो जंग को काबू में रखते हैं, और इसकी सबसे भारी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ी। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था। ईरान ने सालों लगाकर अपने सहयोगियों का एक मजबूत नेटवर्क बनाया था, जिसे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो फिर जब ईरान को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वो सब कहाँ थे? जवाब और काफी इसका हैरान करने वाला था। वो सब खामोश रहे। ये एनालिसिस बताता है कि ईरान के सहयोगी अपने ही देशों में दबाव में थे। उनकी मिलिट्री ताकत कमजोर पड़ चुकी थी, और सबसे बड़ी बात, उन्हें इजराइल और अमेरिका के जबरदस्त जवाबी हमले का डर था। इसलिए उन्होंने सिर्फ निंदा वाले बयान जारी किए, जबकि ईरान अकेला लड़ता रहा। तो इन 12 दिनों की तबाही के बाद पावर का बैलेंस आखिर कहाँ आकर टिका? चलिए अब हम वापस अपने मेन सवाल पर आते हैं, आखिर जीता कौन? जो एक नंबर कहानी बदल देता है 65%। ये इजराइल के मशहूर आयरन डोम और दूसरे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की अनुमानित इंटरसेप्शन रेट थी। मतलब ये कि ईरान की दागी गई हर 3 मिसाइलों में से एक से ज्यादा अपने निशाने तक पहुंच रही थीं। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा था, जिसने दिखाया कि ईरान की मिसाइलें कितनी खतरनाक हो चुकी थीं। और ये बात ही की नहीं थी, बल्कि उनकी क्वालिटी की भी थी। ईरान की नई जनरेशन की मिसाइलें पहले से कहीं ज्यादा सटीक थीं। वो इतनी एडवांस थीं कि इजराइल के सबसे मजबूत डिफेंस को भी भेद सकती थीं, जिसका एक भयानक उदाहरण बीरशेबा के अस्पताल पर हुआ हमला था।
ईरान ने दुनिया को दिखा दिया था कि उसकी टेक्नोलॉजी कितनी घातक हो सकती है। अगर इजराइल और अमेरिका के नज़रिए से देखें तो इस जंग के कई पॉजिटिव नतीजे थे। उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को कई साल पीछे धकेल दिया। उन्होंने ईरान के एयर डिफेंस को तबाह कर दिया और उसके कई बड़े कमांडरों को मार गिराया। और शायद सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये साबित कर दिया कि ईरान अपने सहयोगियों पर भरोसा नहीं कर सकता। यानी टैक्टिकल लेवल पर ये एक जीत जैसा लग रहा था। ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। टैक्टिकल नुकसान के बावजूद ईरान ने एक बड़ी स्ट्रैटेजिक जीत हासिल की। उसने ये साबित कर दिया है कि वो इजराइल के अभेद्य माने जाने वाले मिसाइल शील्ड को भेद सकता है। उसने इजराइल को उसकी मिलिट्री और फाइनेंशियल दोनों सीमाओं तक धकेल दिया। और सबसे अहम, उसने ये दिखाया कि वो अब पर्दे के पीछे से नहीं बल्कि सीधे सीधे टकराने के लिए तैयार है। तो हम आखिर कहाँ पहुँचते हैं? यही कि कोई साफ साफ जीता नहीं। ईरान कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन वो हारा नहीं है। इजराइल ने टैक्टिकल जीत तो हासिल की, लेकिन उसकी अजेयता का जो भ्रम था वो टूट गया। ये एक ऐसी जंग थी जिसमें दोनों ही पक्षों को भारी कीमत चुकानी पड़ी। और यही हमें उस आखिरी और सबसे खतरनाक सवाल पर लाता है जिसके साथ हम आज की बात खत्म करेंगे। क्या ये 12 दिन का युद्ध एक अंत था, या ये सिर्फ एक ज्यादा लंबे और ज्यादा विनाशकारी संघर्ष की शुरुआत थी? ईरान ने अपनी मिसाइल ताकत साबित कर दी है और इजराइल ने अपनी सीमाएं देख ली हैं। मिडिल ईस्ट में ताकत का खेल हमेशा के लिए बदल चुका है और इसका